आज हम नया पाठ शुरू करेंगे कीचड़ का काव्य। आपको नाम से लग रहा होगा ये कैसा पाठ है। कीचड़ यानी कि गीली लबलबी मिट्टी। शहर के बच्चे ज़्यादातर ये कीचड़ का दृश्य बारिश के दिनों में देख पाते हैं, पर गांव घरों के बच्चे खेतों में, जैसे आज के मौसम में धान के खेत इत्यादि में ये दृश्य देखा जा सकता है, जहाँ धान बोने की तैयारी चल रही हो, या अन्य अवसरों पर भी जब खेतों में पानी चल रहा हो, या जहाँ बहुत सारी मिट्टी हो और उस पर पानी डाल दिया गया हो और उसमें लोग चलते हों, आना जाना लोगों का लगा हो और मिट्टी ढीली और गीली हो गई हो, वो होगा कीचड़। जो देखने में और कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अपने अपनी नज़र की बात है। लेखक को यह दृश्य बड़ा ही सुंदर लगा है। इसके लेखक हैं काका कालेकर। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जान लें, क्योंकि ये इनकी रचना है, तो इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानना अति आवश्यक है। संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है काका जी का। काका कालेकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ था। इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर था। इनकी मातृभाषा मराठी थी, परंतु इन्हें हिंदी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। काका राष्ट्रभाषा के प्रचार में गांधी जी के साथ जुड़ गए तथा हिंदी में लेखन कार्य भी प्रारंभ कर दिया। इनकी अपनी मातृभाषा मराठी थी, परंतु इन्होंने गांधी जी के साथ आने के बाद हिंदी का प्रचार प्रसार किया और हिंदी साहित्य में लेखन आरंभ कर दिया। स्वतंत्रता के पश्चात काका कालेकर गांधी जी के विचार एवं साहित्य के प्रचार प्रसार में आजीवन जुटे रहे। पूरा जीवन उन्होंने गांधी जी के साथ रहकर प्रचार प्रसार का कार्य किया, उनके विचारों को अपनाया। नई दिल्ली स्थित गांधी संग्रहालय के निकट काका के जीवन से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं तथा उनके साहित्य को आज भी देखा जा सकता है। इन्होंने कई वर्षों तक मंगल प्रभात नाम का पत्र संपादन भी किया। काका देश के कोने कोने में एक यायावर की तरह भ्रमण करते रहे। यायावर जो यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, घूमता रहता है। वे गांधी जी के अनन्य अनुयायी थे, यानी गांधी जी के को मानने वाले थे, जिनमें आचार्य विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां के साथ काका कालेकर को भी याद किया जाता है। जो लोग उनको मानते थे गांधी जी को, उनमें काका का नाम भी सर्वोपरि है। काका कालेकर की प्रमुख चर्चित कृतियां, यानी जो उन्होंने रचनाएं रची, जैसे हिमालयनो प्रवास, लोकमाता, ये यात्रा वृत्तांत हैं। स्मरण यात्रा एक संस्मरण है। संस्मरण आपको पता है क्या? जो कुछ कोई चीज पुरानी बात को याद करके लिखा जाए। यात्रा वृत्तांत जो किसी यात्रा का वर्णन हो। धर्मोदय आत्मचरित, जीवननो आनंद, अवारनवार निबंध संग्रह इत्यादि। सरल, सरस, ओजस्वी और सार गर्भित भाषा काका के लेखन की विशेषता रही है। इन्होंने बड़ी ही ओजस्वी, सरल और सरस भाषा में जो भी लिखा है, जो कि सभी को समझ में आता है। तो इस प्रकार काका जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए। अब इन्होंने जो पाठ कीचड़ का काव्य, जो निबंध लिखा है, उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि उन्होंने किस चीज पर विशेष जोर दिया है। कीचड़ को अपने लेखन का विषय उन्होंने क्यों बनाया, ऐसी क्या खूबसूरती देखी उसमें उन्होंने। कहते हैं ना, नजर नजर की बात है, अपनी अपनी सोच है। किसी को किसी चीज में बुराई नजर आती है तो किसी को किसी चीज में अच्छा ही नजर आती है। काका ने कीचड़ जैसी
चीज में भी सुंदरता देखी, जिसे देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं, किनारे से गुजरना चाहते हैं, हम गंदे हो जाएंगे, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसे चीज को भी काका ने सौंदर्य प्रदान किया अपने शब्दों के माध्यम से। पाठ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। कीचड़ का काव्य नामक इस ललित निबंध में लेखक ने काव्यात्मक शैली में कीचड़ की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कीचड़ की प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदेपन पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न प्राणियों के जीवन में उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु के ऊपरी आवरण पर नहीं जाना चाहिए। जैसे कीचड़ दिखने में तो सुंदर नहीं है, घिनौना लगता है, कोई उसमें अपना हाथ पांव नहीं डालना चाहता, बच के जाना चाहता है, लेकिन इसका महत्व प्रत्येक प्राणी के जीवन में बहुत ज़्यादा है। तो हमें उसकी उस उपयोगिता को देखना चाहिए, ना कि उसकी खूबसूरती या उसके सौंदर्य को। वे कहते हैं कि जैसे धान की फसल कीचड़ में ही तैयार होती है, लेकिन धान कितना उपयोगी है जीवन के लिए। धान से चावल निकलता है और चावल लोगों के जीवन यापन काला जीवन के लिए अति आवश्यक खाद्य सामग्री है, जो अमीर गरीब सबके लिए जरूरी है। यह निबंध दर्शाता है कि यदि कीचड़ न होता तो हम किन अनमोल चीज़ों से वंचित रह जाते। अर्थात उन्होंने कीचड़ को एक बहुत ही अनमोल वस्तु माना है, अनमोल चीज़ माना है। भले ही ये लावारिस सा सड़कों पर, खेतों में, गलियों में कहीं भी दिखाई देता है, लेकिन इसकी उपयोगिता अतिशय है। कुल मिलाकर लेखक ने कीचड़ को हेय नहीं बल्कि श्रद्धेय और श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि कीचड़ हेय नहीं है कि उसको घृणा की दृष्टि से देखा जाए। कीचड़ अति श्रद्धेय है, क्योंकि इसमें बहुत ही कीमती और उपयोगी वस्तुओं का जन्म होता है। इस प्रकार कीचड़ श्रेष्ठ और अनमोल है। ये पाठ का संक्षिप्त परिचय है। अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, किस प्रकार से उन्होंने पाठ की चर्चा की है, कैसे उन्होंने आरंभ किया है इसकी प्रशंसा को लिखना। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था। प्रातःकालीन समय का वर्णन करते हैं इसमें वे कि आज तो पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। पूर्व दिशा में आज कुछ खास बात नहीं थी। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। आज तो रंग की दिशा पूरब की बजाय उत्तर में थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए, पर कुछ समय के लिए ही। स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी न गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती है। वो कहते हैं आज की सुबह में जब पूरब दिशा ही नहीं रंगी हुई है, पूरब दिशा में लाली नहीं है, तो उत्तर दिशा कितनी रंगीली हो सकती है, वह कितने नखरे दिखा सकती है थोड़े से रंगों के द्वारा। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया। लेखक कहते हैं कि इन तमाम प्राकृतिक वस्तुओं के सौंदर्य का वर्णन तो करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन नहीं किया। इवन हरे भरे खेतों का वर्णन करते हैं, पेड़ पौधों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, नदी
नालों का वर्णन करते हैं, झरनों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन नहीं करते। तो सब चीज का वर्णन करते हैं पर कीचड़ के सौंदर्य का वर्णन नहीं करते। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यानी कीचड़ गंदगी पैदा करता है, इसलिए किसी को भी उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है, सत्य है, वास्तव में ऐसा होता है। किंतु तटस्थता से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के गत्तों पर, घरों की दीवारों पर अथवा शरीर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। उनका कहना है कि कीचड़ का रंग बहुत खूबसूरत है। रंगों के रूप में तो हम उसे पसंद करते हैं, पर उसके वास्तविक रूप में उसे पसंद नहीं करते। कीचड़ के भी कई रंग हैं। जहाँ की जैसी रंग की मिट्टी होती है वहाँ का कीचड़ वैसा ही दिखाई देता है। जैसे कहीं की मिट्टी पीली पीली होती है तो उस मिट्टी उस वहाँ का कीचड़ जब पानी उसमें मिलेगा और वो दोनों मिलके ऐसे पल्प जैसे बनेंगे तो वहाँ की मिट्टी गोल्डन होगी, बहुत सुंदर लगेगी दिखाई में। जहाँ की मिट्टी काली होती है वहाँ का कीचड़ काला लिए होगा, स्टील ग्रे टाइप का। तो ये दो प्रकार के कपड़े वास्तव में सभी लोग पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक कीचड़ को कोई पसंद नहीं करता। कला विज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। कला विज्ञ यानी कलाकार लोगों को। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एकाध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। यानी कीचड़ के जैसा रंग, कीचड़ से बनी हुई तैयार वस्तु, ये तो लोगों को पसंद है, पर वास्तविक कीचड़ किसी को पसंद नहीं है। यानी दिखावे की चीज़ें सबको पसंद है, आवश्यकताएं उसके माध्यम से सबकी पूरी होनी चाहिए, किंतु वास्तव में कीचड़ को कोई भी नहीं अपनाता। किसी को पसंद नहीं कि उसके आजू बाजू आसपास कीचड़ हो। नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। यदि आप में से कोई नदी का दृश्य देखा हो तो देखिए, जब कीचड़ सूखने के बाद फटी फटी सी मिट्टी पपड़ी जैसी दिखाई जमती थी, कितना सुंदर दृश्य होता है। ज़्यादा गर्मी में जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। यानी जब बहुत गर्मी होती है, कीचड़ सूखता है और दरारें पड़ती हैं तो कैसे दिखता है, जैसे सुखाए हुए खोपरे। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला होता है तब वह जलाशय, तब दृश्य कुछ कम खूबसूरत। कीचड़ की इसी खूबसूरती को आगे वर्णित करते हुए लेखक कहते हैं कि इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं, तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पदचिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। यानी हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं इस कीचड़ पर चल के जो बगुले होते हैं, हमें फिर उसका हमें रास्ता बताते हैं। उस वक्त तो हमें कीचड़ का ये महत्व अच्छा लगता है। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूख कर जमीन ठोस हो जाए तब गाय बैल
पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पदचिन्ह उस पर अंकित होते हैं, उसकी शोभा और ही सुंदर है। और फिर जब दो मदमस्त पांडे अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं, तब नदी किनारे अंकित पदचिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। देखो, अपनी रचना को लिखने वाला ही जिस गहराई से समझ सकता है, दूसरे को समझाना मुश्किल है। लेखक का कितनी मतलब क्या कल्पना है, किस तरीके से वो हर दृश्य में कीचड़ के साथ जो कुछ भी जीव मतलब पशु और मानव किस तरीके से उसके साथ खेल करते हैं या उसमें आनंद प्राप्त करते हैं, उन सब का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। वो कहते हैं कीचड़ के ऊपर वो गाय बैल जानवरों का चलना, पक्षियों का चलना और सूखने के बाद उनके पदचिन्हों का दिखाई देना, ये सब बड़ा ही मनोहर दृश्य होता है। उसको देखकर खुश होना, उसकी पिक्चर निकालना, फोटो खींचना और उसको देखना, ये तो हमें अच्छा लगता है। और ये जो दृश्य उन्होंने कहा है कि दो पांडे जब लड़ते हैं और अपने सींगों से कीचड़ में प्रहार करते हैं और उनके पदचिन्ह जब सूखने के बाद उसमें दिखाई देते, तो महिष कुल यानी जो चौपाए हैं, पशु हैं, उस कुल के जो हमारी पुरानी परंपरा के अंतर्गत जो युद्ध हुआ करता था, इतिहास ही इस करदम लेख को ऐसा दिखाता है, ऐसा हमें आभास होता है। हम अपने पुराने इतिहास में चले जाते हैं कि उस दृश्य को समझ पाते हैं। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति ना हो तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। यानी अगर आपको कीचड़ देखने की इच्छा है किसी को, तो गंगा के किनारे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, खेतों में चले जाओ। अभी जैसे आजकल है धान की बुआई की तैयारी चलेगी, वर्षा से खेतों में पानी भर गया होगा, अब ज़बरदस्त कीचड़ खेतों में दिखाई देगा। कुछ लोग उसी कीचड़ में खड़े होकर के धान की रोपाई करेंगे। वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे, वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। यानी सिंधु तट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो मही नाम की नदी है, उसके किनारे दूर दूर तक कीचड़ ही कीचड़ आपको दिखाई देगा। इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे, ऐसा कहना न शोभा दे, ऐसी अल्पयोक्ति करने जैसा है। बहुत ही भयंकर कीचड़ है जिसमें हाथी भी डूबने की संभावना होती है। पहाड़ के पहाड़ इसमें लुप्त हो जाएं, ऐसा कहना चाहिए। मतलब ये कीचड़ दलदल उत्पन्न करता है। और बहुत पुराने जो बड़े बड़े सिंधु सागरों के किनारे कहीं कीचड़ हैं, वो बड़े गहरे हैं, उसमें हाथी या बड़े बड़े पहाड़ भी समा सकते हैं। हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार न करता। भाई, हमारा अन्न कीचड़ में पैदा होता है। धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, या कोई भी खेती हो, कभी न कभी धान की तो रुपाई ही कीचड़ में होती है। पर हर एक खेत में कभी न कभी हर प्रकार की फसल के लिए कीचड़ का सहारा लेना ही पड़ता। पानी खेतों में इतना ज़्यादा पानी भर दिया जाता है कि वो कीचड़ का रूप ले लेता है। एक अजीब बात तो देखिए, पंक शब्द घृणास्पद लगता है, जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग डोलने और गाने लगते हैं। पंकज यानी कि कमल, ये शब्द सुनकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है, जो कि कीचड़ में ही खिलता है। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल मल
मतलब खराब चीज, किसी चीज का मल। तिरस्कृति, घिनौनी। और कमल, उसी के आगे क लगा के मल, कमल कर दिया तो सब सुनने में कितनी प्रसन्नता उत्पन्न करता है। वही स्थिति है कीचड़ की। कीचड़ अपने आप में तो घिनौना और तिरस्कृत है, किंतु वह अन्य चीजों के साथ जुड़कर अपना महत्व दर्शाता है। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं, किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते। यानी जो कीमत वासुदेव यानी कृष्ण की है वह वसुदेव की नहीं है। यानी वसुदेव के पुत्र हैं। वासुदेव कृष्ण को कहते हैं जो पूजनीय है, पर क्या हम वसुदेव को पूजते हैं? नहीं। वैसे ही हम कीचड़ में उत्पन्न चीज़ों का उपयोग तो करते हैं, पर कीचड़ को हेय दृष्टि से देखते हैं। हीरे का हम भारी मूल्य देते हैं, पर हीरा कहते हैं ना, हीरा कोयले का परिवर्तित रूप है। किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते। मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं। मोती एक खूबसूरत चीज है, पर वो पलती कहाँ है? सीप के अंदर। किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। मोती जिससे पैदा होती है, यानी सीप, जिसको उसकी मातुश्री कहा गया है, वो देखने में इतनी सुंदर नहीं होती, उसका आकार सुंदर नहीं होता, उसे हम गले की माला नहीं बनाते, किंतु मोती को अपने गले में धारण करते हैं। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम है। ये कहते हैं कि ये कैसी विडंबना है, किसी चीज़ से उत्पन्न हुई चीज़ को तो हम सराहते हैं, मानते हैं, अपनाते हैं, लेकिन जिससे वो उत्पन्न हुई उसकी वो कीमती चीज़, वो वस्तु, उपयोगी सामान, उसको हम तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। इस विषय पर चर्चा करना न करना ही उत्तम होगा। ये थे काका जी के विचार कीचड़ के प्रति, एक सम्मान, उसके महत्व की चर्चा। इसे आप पुनः एक बार पढ़ें, समझें, फिर हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।